दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे हैं। पहला दौर बुध को दोहा में हुआ, अल अरबिया कहता है। अगला दौर पाकिस्तान में 11 जुलाई को मुतवक्के है। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात गुज़श्ता माह तय पाने वाले 14 निकाती अबूरी मुआहदे के तहत किए गए, जिसका मकसद ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली कशीदगी कम करना, अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा फाल बनाना और मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात में ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ के इंतजामी मामलात और अपने मुंजमद $6 अरब के असासों तक रसाई को तरजीह दी है, जबकि अमेरिका की तवज्जो आलमी तजारत और तवानाई बरदार जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर मरकूज रही है। ईरानी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने की, जबकि वफ्द में वज़ारत ख़ारजा, मरकज़ी बैंक और वज़ारत ज़राअत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। दूसरी जानब अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने मुज़ाकरात में बराह रास्त शिरकत नहीं की, तहम उन्होंने कतरी वज़ीर आज़म और बादज़ा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकातें की, जिनमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियानी मुज़ाकरात बराह रास्त की बजाय कतर और पाकिस्तान की सालिसी में बिलवास्ता तौर पर हुए, जहां दोनों फरीकों ने सालसों के जरिए अपने मौक़िफ़ का तबादला ख्याल किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा इस हवाले से पुरुमीद नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है सही समत में बढ़ रहे हैं, जबकि ईरानी स्पीकर जो हैं वो कह रहे हैं कि मुआहदे की कुछ शिकें हैं जिन पे अमल करने के लिए अभी जो पेशरफ्त है वो नागुज़ीर है। वो कौन सी शिकें हैं जी, आपको क्विकली बताते हैं। ये शिकें क्या हैं, इन पर कितना अमल दरामद हो चुका है। पहली शिक के तहत अमरीका और ईरान ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर इतफाक़ किया था। अगरचे ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बड़ी अस्करी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं, ताहम लबनान में कशीदगी इस वक्त भी बरकरार है। चौथी शिक के मुताबिक अमरीका ईरान पर आयद बहरी पाबंदियाँ ख़त्म करेगा, जबकि ईरान अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। अमरीका का कहना है कि उसने बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी है, ताहम इसके जंगी जहाज़ अब भी खित्ते में मौजूद हैं। पाँचवीं शिक के तहत ईरान ने 60 रोज़ तक अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई ट्रांजिट फीस वसूल न करने पर इतफाक़ किया। मुआहदे के मुताबिक 60 रोज़ की मुद्दत के दौरान किसी नई फीस का इतलाक़ नहीं होगा। मुआहदे की 10वीं शिक के तहत अमरीका ने ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद के लिए 60 रोज़ा रियायत जारी कर दी है, जिससे ईरान को अमरीकी डॉलर में फ़रोग़ करने की इजाज़त मिल चुकी है। जो 11वीं शिक है, इसके तहत अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई देने का वादा किया है, ताहम इस मामले पर अब भी अभाम बरकरार है। मोहम्मद बाकर कलबाफ का कहना है कि $24 अरब में से $12 अरब ईरान को फराहम किए जाएंगे, जबकि अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि ईरान की जानिब से मुआहदे की शराइत पूरी किए बगैर मुंजमद फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि इन फ़ंड्स की मुंतकिली अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत है। प्रोग्राम के सिलसिले में मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक टेक्निकी जो सेशन है वो हो चुका है, दूसरा मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में 11 जुलाई को अल अरबिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक की जो पेशरफ्त है उसमें अभी भी अपना हुर्मुज़ का अगर हम बात करें और जो ईरान के पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, इस हवाले से अभी बहुत सारे इबामात हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है? नहीं, ईरान इस मामले में बहुत क्लियर है और जो MOU है वो भी इस मामले में बड़े वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया है। ईरान ने, आपको याद होगा कि इस MOU से पहले जितने इसके पेचो खम थे, जितने इसके शदोमत थे, उसको जब तक दुरुस्त नहीं हुए वो, और पाकिस्तान ही उसमें शटल डिप्लोमेसी कर रहा था और बार बार जो हचकोले आ रहे थे इसीलिए कि ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम था। और क्यों कायम था? बकौल रशियन एनवाई, जो रशियन डेलीगेशन आया था फ्यूनरल पर, कल और परसों आए थे रशिया से ईरान में, तेहरान में, वो कहते हैं कि ईरान ने तो सबकत हासिल कर ली। इसी तरह उनके अपने मुल्क में उनके अपने कांग्रेसमैन अमेरिका में कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। इसकी यही वजह है कि ईरान जब भी नेगोशिएट करता है वो माना जाता है कि बहुत टफ नेगोशिएटर है, और उसने नेगोशिएट इसलिए भी किया कि वो क्योंकि जंग में अपने कदम पर कायम रहा और वो दो दुनिया की सबसे बड़ी सोफिस्टिकेटेड ताकतें, एक सुपर पावर, उन्होंने मिलके चढ़ाई की। सोचा 5-8 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा, वो न हो सका और उसकी वजह से उसके कद में और इजाफा हो गया ईरान के, उसकी इस्तकामत में और इजाफा हो गया, और ईरान ने भी अपने अस्करी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा लिया और अपनी कौम की रिजॉल्व का अंदाज़ा लगा लिया, जिसकी वजह से अब आ जाते हैं आपकी बस अगले चंद सेकंड में बात ख़त्म करके आपकी जवाब में, और वो ये है
है कि अब ईरान जहां खड़ा है वो इस एमओयू और ये जो गुफ्तगू और जो टेक्निकल टीम कर रही है गुफ्तगू, ये टेक्निकल टीम उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ की, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने बयानिए में बताया इसके पैराग्राफ 5 के बारे में एमओयू के, जिसमें कि 60 दिन का आपने जिक्र किया कि 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन उसी में दिया हुआ है कि ईरान और ओमान मिलके और ईरान अपने खलीजी चंद ममालिक से कंसल्ट करके एक ऐसा लाया अमल बनाएगा, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जिसके तहत वो जहाज आसानी से गुजरेंगे। और ओमान कहता है कि इसमें क्योंकि हम मैन पावर इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए, अपने 24 घंटे की ड्यूटियां लोगों की लगाते हैं, तो हम सर्विस फीस चार्ज कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कुछ ममालिक जहां से आबनाएं गुजरती हैं, ऐसा हो भी रहा है। तो मैं समझता हूं कि ईरान उस पर कायम रहेगा, लेकिन ये एक बड़ी बात ईरान के लिए नहीं है। ईरान के लिए वही बड़ी बात है जो आपने की है, जो कि पैराग्राफ 10 और 11 है, जिसमें कि फंड्स रिलीज करने की बात है। जो अभी ये जो बरतानिया और फ्रांस की ऑफर थी और उस पे जो ईरानी रद्द-ए-अमल है, इसको आप कैसे देखते हैं? ईरान का कॉन्फिडेंस ये जाहिर करता है कि ईरान कितना कॉन्फिडेंट है। ईरान को अंदाजा हो गया कि उसके कुव्वत बाजू कितना है। ईरान को अब इस फ्यूनरल ने ये दुनिया को एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे रहा है कि दुनिया ने ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं देखा। लिहाजा फ्रांस और बरतानिया या कोई और मुल्क अगर वो ऑफर करता भी है तो पहले की तरह रिजेक्ट हो जाएगा। ईरान ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया, और इसमें अजीजी साहब ने भी कह दिया, आपने भी ये बयान बताया अभी पढ़ के, तो ईरान तो इस बात को इसलिए नहीं मानेगा। इसके पीछे मंतक है, इसके पीछे लॉजिक है। जब फौजी बेड़े आते हैं, चाहे वो माइन स्वीपिंग के बहाने से आए या किसी और बहाने से आए, मदद के बहाने से आए, ह्यूमैनिटेरियन के बहाने से आए, तो फिर जनरल जाहिद इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि वो बाकी इंफॉर्मेशन इलाके की लेके अपनी बाकी टोपोग्राफी को देखकर अपनी अगली फौजी प्लानिंग भी करते हैं। और क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ कोई एक छोटा नुक्ता नहीं है, ठीक है, ये बहुत नैरो किस्म का एक आबनाए है, लेकिन 100 मील तक तकरीबन ये ईरान ने उसको फोर्टिफाई करके रखा हुआ है कि अगर ग्राउंड ऑन बूट भी आ जाएं तो ये नामुमकिनात में से हो जाए किसी भी बाहर की कुव्वत के लिए। वरना पूरी दुनिया जिस दुख दर्द में थी, माशी दुख दर्द में, तो वो तो फिर चढ़ाई कर देना चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ तो 23 मील का एक टुकड़ा है, उसको तो ले लेना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा वो उन्होंने ईरान ने अपने फोर्टिफाई किया हुआ है उसको। और दूसरी बात जो मैं जिक्र कर रहा था, कोई मजाक बात नहीं है, दुनिया में ये जो एस्टीमेट है सरकारी तौर पर 20 से 30 मिलियन, लेकिन 10 से 15 मिलियन लोग तो यकीनन शामिल हो रहे हैं 3 तारीख से लेके और 9 तारीख तक। और गांधी जब फौत हुए थे तो सिर्फ टोटल 2 मिलियन थे। जब कमाल अतातुर्क हुए थे तो उस वक्त सिर्फ 4 मिलियन थे। इसी तरीके से, और पोप बेनेडिक्ट जब थे तो सिर्फ 50,000 लोग आए थे। यहाँ इतना बड़ा पूरा ईरानी कौम मुत्तहद, पूरी ईरानी कौम समंदर की तरह जुड़ आई है, जिस तरह के वसीम बदामी भी बता रहे थे कि क्या फीलिंग्स हैं वहाँ। तो ऐसी सूरत में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईरान इस बात पर मान जाएगा। ईरान 60 दिन में इसको मुकम्मल भी नहीं करेगा, और 60 दिन के मुकम्मल होने वाली गुफ्तगू है भी नहीं। इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड और